आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। और ग्राउंड रिपोर्ट में शुरुआत करेंगे हम हिंदुस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल की। और हिंदुस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल की पुंछ सेक्टर में गोलाबारी हुई है। बताया जाता है कि जोर की गोलाबारी हुई। वादी कश्मीर के टंगडार उड़ी सेक्टर के बाद मत्सिल और उसके बाद पुंछ राजौरी में ये गोलाबारी अवाम के लिए एक मुसीबत बनी हुई है। और अवाम के हवाले से वहाँ यही कहा जाता है कि आखिर वो कौन सा दिन होगा जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी हद तक शांति होगी। पिछले 24 घंटों के दौरान पुंछ राजौरी सेक्टर में भी गोलाबारी हुई है। अगरचे इस गोलाबारी में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, लेकिन यही बताया जाता है कि इस गोलाबारी से जानी नुकसान ना सही माली नुकसान ज़रूर हुआ है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत-ए-हाल और जमशेद मलिक ने पूरे इलाके में देखने के बाद यही हमें बताया कि सूरत-ए-हाल काफ़ी कशीदा है। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी लद्दाख की बॉर्डर का हाल अहवाल भी जूं का तूं है। कुछ हलकों की तरफ से ये खबरें भी आई हैं कि मसालियत होने का हक हो सकती है। जिस तरह बातचीत चल रही है उसके कुछ मुस्बत नताइज भी निकल सकते हैं। और इसी दौरान राजनाथ सिंह लद्दाख का दौरा भी इस जुम्मे को करने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह अपने दौरे के दौरान लद्दाख में फौजी अफसरों से भी मिलेंगे, अगली चौकियों का मायना भी करेंगे, गलवान की सूरत-ए-हाल से भी परखेंगे और उसके साथ साथ दौलत बेग का जायज़ा लेते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चीन का जवाब किस तरह से देना है। अगर इंटरनेट या दूसरे ज़रियों पे चीन को जवाब मिल चुका है, लेकिन फ़िलहाल इंतज़ार है कि कब चीन को सही और करारा जवाब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दिया जाएगा। इंतज़ार राजनाथ सिंह के दौरे का। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात के बीच में दुनिया भर के सभी ताल्लुकात पर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अपना बयान जारी किया है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने बयान में कोविड के हवाले से बयान देते हुए बताया है कि फ़िलहाल सभी आपस की तलखियों को बालाए ताक रखने की ज़रूरत है, मुफाहमत करने की ज़रूरत है ताकि कोविड की बीमारी से लड़ा जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। लेकिन कल वादी कश्मीर के सोपोर के इलाके की सूरत-ए-हाल हुई थी और इस सूरत-ए-हाल के दौरान एक आम शहरी और एक CRPF का जवान मारा गया था। और सारे के बाद में एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जो वायरल हुई वो दुनिया भर में फैली और दुनिया भर में कल इस वायरल हुई तस्वीर पर तशवीश का अफसोस का इज़हार किया गया। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर में ने भी इस तस्वीर के हवाले से अफसोस का इज़हार किया है। लेकिन इस तस्वीर ने कई कंट्रोवर्सीज़ को कल जन्म भी दिया। और कल इन्हीं कंट्रोवर्सीज़ में इल्ज़ाम ये भी लगाया गया कि उस शख्स को, उस आम शख्स को गाड़ी से उतार के मारा गया। लेकिन IG CRP पुलिस ने कल श्रीनगर में उसकी तरदीद करते हुए बताया कि ये इल्ज़ाम है। और आज भी श्रीनगर में एक तकरीब पर DG CRPF ने कल के बयान के हवाले से यही बताया कि कल का जो मामला पेश आया है उसमें मिलिटेंट ज़िम्मेदार हैं। और उन्होंने MI मसाजिद और मुकामी मसाजिद कमेटियों को ये भी गुजारिश की कि वो मिलिटेंटों को मसाजिद में जाने ना दें। लेकिन कल की तस्वीर के हवाले से, कल के इनकाउंटर के, कल के मारे जाए सिविलियन के मारे जाने के हवाले से जहां DG CRPF ने यह भी बताया कि उसमें कोई उनका रोल नहीं है। लेकिन आम लोग आज भी उनकी उस थ्योरी को, पुलिस की थ्योरी को, पुलिस के वर्शन को एक्सेप्ट करने से इनकार करते हुए यही पूछ रहे हैं कि पहले उस शख्स का क्या पुलिस और CRPF इस चीज़ की तस्दीक करे, इस चीज़ का खुलासा करे कि क्या उस शख्स का जहनी तवाज़ुन ख़राब था। जो लोग इस गोलीबारी से भाग रहे थे और उसने गाड़ी रोक के नीचे उतरा। और ये भी पूछा जा रहा था कि जब उसकी गाड़ी में कोई बुलेट का निशान क्यों नहीं है। और बुलेट का निशान ना होने के साथ साथ ये भी पूछा जा रहा था कि उसका वो बच्चा कैसे नीचे आया और कैसे उस पर बैठा, उसके छाती पर बैठा जब वो मारा गया था। तो ये वो सूरत-ए-हाल जिस पर लोग आज भी सवाल कर रहे थे। लेकिन इन्हीं सवालात के बीच में एक बड़ा सवाल कोविड का है। और कोविड का पिछले 24 घंटों में देखा जाए तो कल देर गए कि 2 अमवात को लेके कुल मिला के आज पिछले 24 घंटों में 6 मौतें वादी कश्मीर में हो चुकी हैं। पिछले 12 घंटों में देखा जाए तो 4 हुई हैं। कुलगाम का एक शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 75 साल थी, 65 साल है, वो भी इसकी मौत का शिकार हुआ है। सोपोर का शख्स भी 10 दिन अस्पताल में रहने के बाद कोविड की लड़ाई लड़ते लड़ते ज़िंदगी की जंग हार बैठा। और कुलगाम के साथ साथ सोपोर और सोपोर के साथ साथ बडगाम का 75 साल शख्स और श्रीनगर के बटमालू का 55 साल शख्स कोविड का शिकार हुए हैं, कोविड की लड़ाई लड़ते लड़ते मरे हैं।
जहां डॉक्टरों का ये भी कहना है कि कोविड अपनी जगह पे, लेकिन वो कुछ दूसरी बीमारियों में भी मुबतला थे। ताहम माहिरीन का यही कहना है कि जो दूसरी बीमारियों वाले लोग जो हैं उन्हें कोविड जल्दी अपना शिकार बना सकता है, इसलिए जो दूसरी बीमारियों में मुबतला है उन्हें ख़ास तौर पर अपना ख्याल रखना है। और ख्याल रखने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोविड जो है वो इस हफ्ते में पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख के करीब पॉजिटिव केसेस लेकर आया है और कुल मिला के अब हिंदुस्तान में ये तादाद 6 लाख से ऊपर हो चुकी है। यानी कोविड का कहर हर घंटे के साथ बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अगर इस बात की तस्दीक की है या ये बयान भी दिया है कि किसी हद तक दिल्ली में कंट्रोल हो चुका है, लेकिन दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और तमिलनाडु तक कंट्रोल अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। और कश्मीर वादी में भी यही कहा जाता है कि कम्युनिटी में ट्रांसमिशन हो चुका है और अब बचने और बचाने की बात करना ही है। बचना कैसे है, बचाया कैसे जा सकता है, यही बात करनी है। लेकिन शायद बात लोगों को आज भी समझ में नहीं आ रही है और वह एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं किया जा रहा है। ये एक पहलू ज़िंदगी का, लेकिन दूसरे पहलू में हम कहें तो सरकारी मुलाजिम नालान हैं। हमारे सरकारी दफातर में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे, और हर किसी दफ्तर में जब भी किसी काम के हवाले से कहा जाया जाता है तो वहाँ यही बताया जाता है कि इस दफ्तर में फंड्स नहीं हैं। तो क्या कोई सरकार से ये पूछा जा सकता है कि सरकारी दफातर में के पास बजट नहीं है, यहाँ के PHE डिपार्टमेंट के पास बजट नहीं है, या R&B डिपार्टमेंट के पास बजट नहीं है, या हमारे सरकारी दफातर क्यों डिफंग हो चुके हैं? कहीं पे भी कोई काम नहीं होता है, जब भी किसी काम के लिए जाया जाता है तो जवाब मिलता है कि फंड्स नहीं हैं। आखिर क्या जम्मू कश्मीर की UT का बजट एलोकेशन नहीं हो चुकी है? ये पूछा जा सकता है। ये सरकार को वाज़ा करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। हमारे सभी सेक्टर्स, तालीम तो कोविड के नाम पे गई, अस्पताल में दवाई नहीं मिल रही है, सड़कों पे वही हाल जो 2 साल पहले था, और पीने का पानी किसी को नसीब नहीं हो रहा है। तो फिर सरकार क्या कर रही है? सरकार इसका जवाब दे। लेकिन ये पहलू वो पहलू जिन पे बात करनी है, लेकिन सरकारी मुलाजमीन भी नालान हैं। और अनंतनाग से लेकर श्रीनगर और कुपवाड़ा से लेकर बारामूला और कुलगाम, हर जगह मुलाजमीन लगातार मुजाहरे करते हुए सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। और सरकार तक आज अनंतनाग में डेली वेजर्स भी मुजाहरा करते हुए सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके साथ जो वादे किए गए हैं वो पूरे होने चाहिए, क्योंकि उनका मुस्तकबिल मखदूश हो रहा है। और मैं खासकर अनंतनाग से गवर्नर से मुतालबा करना चाहता हूं कि इनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाई जाए, इनके रुके पड़े वेजेस अदा किए जाए, खासकर एग्रीकल्चर, सोशल फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट अथॉरिटी, टूरिज्म, जितने भी हमारे आरजी मुलाजिम डिस्ट्रिक्ट है उनके हक में जितनी भी रुकी पड़ी वेजेस है वो वागुजार किए जाए, वरना हम मजबूर हो जाएंगे कि हम सड़कों पर आ जाएंगे। अनंतनाग में कैजुअल लेबर और डेली वेजर मुजाहरा करे थे, तो श्रीनगर में भी मुजाहरे की बात थी। और यहाँ श्रीनगर में जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी जो मुलाजमीन की है, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार तक बात पहुँचाने की अपील करते हुए बताया कि सरकार के मामला जो हैं सरकार को सुलझाने चाहिए। मैं आपको बताऊं कि हमारे पास इस वक्त जो रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स का मसला है वो एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। ग्राउंड लेवल पे आप आए रोज़ देखते हो कि प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी बिल्कुल उनके साथ है, शाना बशाना खड़ी है। जब तक ये मामला हल नहीं होता हम उनके साथ हैं। हमें उम्मीद थी कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यहाँ पे कि जो है जिस तरह से दूसरी रियासतों में यूनियन टेरिटरीज में मुलाजिम के मसाइल हल होते हैं, इसी तरह से होंगे यहाँ पे भी। लेकिन ये बदकिस्मती की और शर्म की बात यह है कि आज तक इतने छोटे छोटे मसाइल अभी भी सरकार के टेबलों, मुख्तलिफ टेबलों पे, मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के जो टेबल हैं वहाँ पे पड़े हैं। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी चाहती है कि जो ऑफिसर साहिबान है जम्मू कश्मीर UT में एक रिशफल हो, ताकि जिन्होंने अपनी जागीर समझी है ये यहाँ पे एक कुर्सी पे बैठे रहते हैं लोग, लेकिन मुलाजिमों के मसले हल नहीं होते हैं। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू, बसीर अहमद खान जो एडवाइज़र साहब हैं, KK शर्मा एडवाइज़र साहब हैं, फारूक अहमद खान एडवाइज़र साहब हैं, ऑनरेबल हमारे जो वर्ती चीफ सेक्रेटरी हैं, वो इस मसले पर संजीदगी से गौर करें ताकि ये मसले जो हैं सारे हल हो जाएं। साथ ये सरकार तक बात, लेकिन सरकार तक बात के दौरान और कई मुद्दे आ ही रहे हैं। और एक मुद्दा हमारे यहाँ तालीम का मुद्दा है। तालीम के मुद्दे पे फ़िलहाल पेरेंट्स एसोसिएशन कहती है कि जब तक सरकार का कोई फ़ैसला नहीं आता है फ़ीस नहीं लेनी है। लेकिन श्रीनगर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानियाँ, फ़ीस लेने के हवाले से सूरत-ए-हाल काफ़ी
बड़ी बनती जा रही है। और श्रीनगर में आज एक मामला हमने ओक स्कूल का देखा, और ये ओक स्कूल जो है उसने वालिदैन को बाज़ाब्ता तौर पे ये बताया था कि सिलेबस वगैरह जो भी पेपर्स वगैरह लेने हैं वो तभी दिए जा सकते हैं जब वो फीस दाखिल करेंगे, और उस चीज़ को लेके हंगामा भी स्कूल में देखने को मिला। मैसेज ये आई कि फर्स्ट टर्म के जो पेपर्स है वो आप लेके जाइए, मटेरियल लेके जाइए और वो आप फीस क्लियर कर दीजिए। जब हम यहाँ पे आए हमें नहीं पता था, हमें ये पता था कि हम इनको मतलब रिक्वेस्ट कर लेंगे तो उस हिसाब से हमें ये मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई जब हम यहाँ आए, हमने यहाँ पे चंद टीचर्स से बात की। पहले उन्होंने ठीक से बात करी, फिर हमने बताया जनवरी से हमारे ड्यूज़ क्लियर नहीं है क्योंकि हालात कुछ ख़राब थे, आप हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। इन्होंने बिल्कुल नहीं माना, बोला मार्च तक आप ड्यूज़ क्लियर कर दीजिए। लेकिन इस तरीके से बोल देना मतलब जो यहाँ पे मुलाजिम तबका था उन्होंने भर लिया। यहाँ पे कोई रॉयल फैमिली से होता है उनके लिए पैसे निकालने आसान हो जाते हैं, लेकिन हम जैसे हमारा तबका ऐसा है कि हमारे लिए पैसा निकालना बहुत ही मुश्किल है। मुझे बताइए 2G सर्विस में हमें क्या मिलता है? क्या ये लाइव टीचर्स होते हैं? नहीं, बल्कि हमें वीडियोस भेजे जाते हैं, ना तो उस पर कोई क्वेश्चन होता है ना तो कोई आंसर होता है। मुझे ये बताइए, उसको भी हमें मतलब प्ले करते करते बच्चे को नींद आ जाती है और एट द 11th आवर बच्चा हमें बोलता है कि यार हमें ये पढ़ना नहीं है। मेरी डिमांड ये है गवर्नमेंट से, ऐसे स्कूल्स पे एक्शन लिया जाए कि हमें इस टाइम जब दुनिया को खाना नहीं मिलता है, भरपूर पेट हमारे बच्चों को खाना नहीं मिलता है, हमें ये प्रेशराइज ना करे। लेकिन आवाम भी परेशान है, महंगाई मार रही है, महंगाई मार भी चुकी है, और आए रोज़ डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से आम लोग यही अब बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में महंगाई आसमान को छू जाएगी। और कश्मीर इकनॉमिक अलायंस भी इसी चीज़ को लेकर आज श्रीनगर में निकली हुई थी, और श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इकनॉमिक अलायंस के चेयरमैन फारूक अहमद डार ने एक बार फिर यही बताया कि महंगाई मारने वाली है और महंगाई को इस वक्त ही रोकना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से 70 सालों से पहली बार हमने ये देखा डीजल पेट्रोल से महंगा हो रहा है इस वक्त। आप देखिए आलमी मंडियों में जो भाव है इस वक्त, तेल खाकी के हवाले से पानी से सस्ता मिलता है इस वक्त तेल इंटरनेशनल मंडियों में। मगर बदकिस्मती की बात है यहाँ की सरकार रेट कम करने के बजाय दिन ब दिन रेट बढ़ाती जाती है। आम लोग इस चीज़ से पिस रहे इस वक्त। यह महंगाई का सुनामी लाना, महंगाई के हवाले से उस सुनामी से दबाना, महंगाई के हवाले से मेरे ख्याल से ये बहुत जाती है लोगों के साथ। मेरे ख्याल से डीजल में कम से कम 15 रुपया वेट ख़त्म होना चाहिए, पेट्रोल में कम से कम 10 रुपया वेट ख़त्म होना चाहिए। फिर हम खुद ही मार्केट में हम जाएंगे, फिर हम सड़कों पे बैठेंगे, फिर अगर ये 10 दिन तक ये प्राइस कंट्रोल नहीं। ये महंगाई में की बात, लेकिन महंगाई के बीच में हमारे सरकारी मुलाजिम या सरकारी अफसरान या महकमे क्या करते हैं, ज़रा एक नज़ारा हम आपको दिखाते हैं त्राल का। और त्राल के नाले नौशहरा या दूसरे नालों में सूरत हाल ये है कि मछली की फसल को, मछली को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। मछली की इस फसल को तबाह बर्बाद करने के लिए जहां एक तरह से बिजली का करंट भी लगाया जाता है, वहीं इल्ज़ाम यह है कि यहाँ ब्लीचिंग पाउडर पानी में डाल के इन मछलियों को मारा जाता है। एक बड़ी इंडस्ट्री को तबाह किया जा रहा है और वहाँ इंतज़ामिया, त्राल की इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। जो ब्लीचिंग पाउडर डाल रहे हैं यहाँ पे इस पानी में, तो ये जिससे ये मछलियाँ बनती है वो भी ख़त्म हो जाता है। इसमें हर कोई वो जात मरती है जो पानी में बहती है, जो वो कीड़े भी मरते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, जिससे मछलियाँ बनती है। देखिए ये भी देखिए, ये वहाँ पे दवा डाल रहे हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बच्चे यहाँ पे नहा रहे हैं, तो इनको भी कुछ बीमारी हो सकती है इससे, इसलिए ये गैर कानूनी ये बंद होना चाहिए। ये त्राल की बात, लेकिन नदी नालों के साथ साथ हमारी सड़कों का क्या हाल है, गंदगी का क्या हाल है, हमारा स्वच्छ भारत कितना हो रहा है, ये संग्रामा में देखा जाता है, ये सोपोर के साथ साथ कुपवाड़ा में भी देखा जा रहा है। हंदवाड़ा की तस्वीर भी हमारे पास पहुंची हैं और संग्रामा की तस्वीर यही बता रही हैं कि यहाँ स्वच्छ भारत अभियान क्या, यहाँ स्वच्छ भारत कहीं दूर दूर तक अभियान जो है नज़र नहीं आ रहा है। और हंदवाड़ा से लेके संग्रामा तक लोग यही बता रहे हैं कि सरकार ने बड़ी बातें की थी स्वच्छ भारत अभियान की, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं। जो ये डंपिंग साइट आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि
कि बार बार हमने इस मुतल्लिका हुकाम से गुजारिश की है कि खुदारा ये जो डंपिंग साइड है इनको साफ़ किया जाए और किसी और जगह शिफ्ट किया जाए, ताकि हम यहाँ पे लोकल रहने वाले हैं, हमें काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है यहाँ से। क्यों हर दिन हर वक्त हर टाइम हमारे घर में 2-2 3-3 बीमार को हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ता है। हम पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से, पूरे गवर्नर साहब के पूरे मुअद्दबना गुजारिश करते हैं कि खुदारा अब ये डंपिंग साइट जहाँ जो है ये किसी और जगह शिफ्ट की जाए। यपर सारी DC ती यपर MLA ती यपर, मगर सफाई न सर यह सनी कह सर। बस यह मेन प्रॉब्लम कि सारे बुड़ अगर सफाई रोड कोत सर यह पार्किंग गाड़ी सर जाए ओकुन, मगर ओकुन सनान कह सर नत गपर सारी सर। कॉन्स्टिट्यूंसी 300 गाँव सर ये कॉन्स्टिट्यूंसी तुम मगर अम किन गाँवन गम सर, संग्रामा गम कहें, यह मेन प्रॉब्लम सर। अगर वोट आसान ती जगह मुलाकात ग तम बावजूद गमन से मुलाकात सर कि हम जानी पे तम पे कत तुम संग्राम कहें थकमित अमन नश गस। ये संग्रामा और कुपवाड़ा की बात, लेकिन कुपवाड़ा के वादी लोलाब के दिवर गांव में दौरान शब आग की एक हौलनाक वारदात में नुकसान भी हुआ है। एक मकान और तकरीबन 7 दुकानें जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुई हैं। पुर असरार आतिशज़दगी की ये वारदात, और इस वारदात ने मोहम्मद मकबूल भट्ट नामी एक नौजवान की पूरे असासे को खाक में मिला दिया है। और मुकामी लोग इस पर आज ये भी बता रहे थे कि फायर सर्विस जो है मौके पर वक्त पर नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से ये आग इतनी फैली, पूरे इलाके में रात भर अफरा तफरी मची हुई थी। ये वादी लोलाब की खूबसूरत गाँव दिवर की बात, लेकिन हम महू मंगत की बात भी करेंगे। बानिहाल का खूबसूरत इलाका, और मुकामी लोग आज भी सरकार से यही बात कर रहे थे कि सयाहती नक्शे में तो वादी के कई इलाके हैं, लेकिन महू मंगत के साथ साथ यहाँ दूसरे इलाकों को क्यों सयाहती नक्शे पर नहीं। और साबका सरकारों पर जहाँ इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, वहीं हालिया LG गवर्नर इंतज़ामिया से अपील की जा रही थी कि बानिहाल कुदरती वसाइल और कुदरती मनाजिर का एक दिल फरेब मंज़र है, और इस मंज़र और इस इलाके को सयाहती नक्शे पर, सयाहती मुकाम पर जगह ज़रूर मिलनी चाहिए। चलिए ये बानिहाल की खबर, लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट सनम के साथ। फ़िलहाल इतना ही। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।